हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जहाँ पर हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे और मैटर के नेचर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। एक बार उन टॉपिक को रिवाइज कर लेते, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स हम पढ़ चुके हैं और एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लगभग एलिमेंट भी हमने पढ़ लिए थे। एलिमेंट में हमने मॉलिक्यूल के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो जो जो पढ़ा था एक बार उसको जो है स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों यहाँ पर मैटर के बारे में। तो मैटर तो हम जानते हैं 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि मैटर की वैसे अगर देखा जाए तो 5 स्टेट्स होती हैं। मैटर एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट में। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट तो हैं। मैटर की जो 4th स्टेट है वो है प्लाज्मा और 5th स्टेट है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इससे पहले हमने मैटर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर केवल हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में ही बात की थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बात कर ली हमने मैटर के बारे में। फिर मैटर को जो है 2 कैटेगरी में बांटा जाता है ना, या हम कहें 2 पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, पहले हम इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लेंगे, फिर प्योर पढ़ेंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में। इम्प्योर किसे कहेंगे? जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होगा, वो हो जाएगा हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर किसे कहेंगे? जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिल करके बना हुआ होगा, वो हो जाएगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर भी 2 तरह के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मिक्सचर जो अच्छे से घुले हुए होते हैं, यानी कि जहां पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हो गए हमारे यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। और जहां पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, वो हो गए हमारे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमें यहाँ पर स्प्राउट्स, पोहा, ये एग्जांपल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं है ना, पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? ये मिक्सचर तो है, लेकिन कैसे मिक्सचर है? ये है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। वहीं अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर इस वाटर में शुगर घुला हुआ है ना, चीनी मिली हुई है। तो क्या हम चीनी को अलग करके देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। और जो चीनी है, क्या वो पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? हाँ, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कि ये कैसा है? यूनिफॉर्म। तो अब डिफरेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच में। चलिए, फिर हमने बात की अलॉय के बारे में, है ना। अलॉय भी क्या है? मिक्सचर है। लेकिन कैसा मिक्सचर है? 2 सॉलिड का मिक्सचर है ना। अभी तक तो हम जान रहे थे, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कैसा मिक्सचर है? एक लिक्विड और एक सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर कैसा मिक्सचर है? सारे ही सॉलिड है, सॉलिड्स का एक मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड है उसका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो सकता है, क्या सॉलिड लिक्विड का एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो सकता है? हाँ बिल्कुल। आप रेत को पानी में डाल दीजिए, रेत क्या है? सॉलिड, पानी क्या है? लिक्विड। तो क्या वो रेत के पार्टिकल पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? नहीं होंगे। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो देखो यहाँ पर सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर है। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलते हैं? ज्यादातर हमें ये नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होते हैं या यूनिफॉर्म भी होते हैं? तो बिल्कुल ये यूनिफॉर्म भी होते हैं। और यूनिफॉर्म जैसे कि हम बोल रहे हैं अलॉय, तो अलॉय कैसे हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, 2 सॉलिड से मिलकर के बनते हैं। तो मिक्सचर जो है, सॉलिड सॉलिड से बन सकता है, सॉलिड लिक्विड से बन सकता है, सॉलिड और गैस से बन सकता है, लिक्विड और गैस से बन सकता है, लिक्विड लिक्विड से बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह के मिक्सचर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो हमने बात की थी अलॉय के बारे में। अलॉय हमारे पास, हमने ब्रास की बात की, ब्रॉन्ज की बात की, स्टेनलेस स्टील की बात की। तो हमने क्या देखा कि ये मेटल से और मेटल नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं अलॉय। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अलॉय जो है केवल मेटल ही मेटल से मिलकर के बनेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अलॉय मेटल ही मेटल से बनेंगे। अलॉय मेटल मेटल से भी बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल से भी मिलकर के बनते हैं। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट अगर हम अलॉय के एग्जांपल की कुछ बात करते हैं तो जैसे ब्रास है जो कॉपर और जिंक का एक अलॉय है, ब्रॉन्ज है जो कॉपर और टिन का एक अलॉय है, स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम साथ में कार्बन से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉय आपको ध्यान रखने हैं। चलिए फिर एयर की हमने बात की, क्या एयर भी एक मिक्सचर है? तो क्या एयर आपको दिखाई तो देता है, एयर हमें पता है एक मैटर तो है, मैटर तो है, जिसको हमने अपने जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर वाला, तो वहां पर हमने एयर के बारे में बात की थी, क्या डिस्कस किया था कि एयर के जो एयर जो है वो मिक्स एक मैटर क्यों है, क्योंकि वो भी मैटर जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि उसका भी मास होता है और वो भी जगह घेरता है। तो एयर भी क्या है, मैटर है। लेकिन कैसा मैटर है एयर, क्या ये प्योर है या इम्प्योर है? तो देख तो सकते नहीं है हम एयर को, केवल फील कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो एयर है वो अलग अलग गैसों का मिक्सचर है, गैस प्लस गैस, अलग अलग गैसेस को मिल करके जो है एयर बनी हुई होती है। जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और भी अदर गैसेस हैं, उन सभी से मिल करके एयर बनी हुई होती है, यानी कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन क्या एयर में जो ये अलग अलग गैसेस हैं क्या ये हमें सेपरेटली दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं क्या? नहीं दिखती है ना अलग अलग, इसीलिए हम एयर को क्या कहेंगे, ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं। फिर एयर में जैसे डस्ट भी होता है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये जो डस्ट है एयर में, जिसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, तो वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। हो सकता है कोई पॉल्यूटेड एरिया हो तो वहां पर जो डस्ट है, स्मोक है, वो ज्यादा होगा एयर में, और हो सकता है कोई साफ सुथरी जगह है, यानी कि जहां पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पर जो पॉल्यूटेंट्स है, डस्ट है, वो भी कम होगा। तो ये वेरी करता है एरिया टू एरिया और प्लेस टू प्लेस। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंफर्मेशन है या प्रेजेंस है वो टेस्ट की थी कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिया लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे बनाया, हमने लिया क्विक लाइम को डाला पानी में, विगोरसली वो रिएक्ट करता है और हमारा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर ये प्रिपेयर हो जाता है। अब इस लाइम वाटर को हमने कहीं पर डालना नहीं है, इसको हमने इस तरीके से एक वॉच ग्लास में या पेट्री डिश में डाल लेना है और इसको रेगुलर टाइम इंटरवल्स में क्या करते रहना है, रेगुलरली कुछ कुछ समय के बाद, जैसे 5 मिनट बाद या 2-2 मिनट बाद आपको क्या कर लेना है, इसको स्टिर करते रहना है किसी भी स्टिरर की मदद से, किसी स्पून की मदद से, या कुछ भी आप ले सकते हैं, ग्लास रॉड की मदद से आपको स्टिर करते रहना है। धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ये ट्रांसपेरेंट कलरलेस जो लाइम वाटर था वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिल्की, एकदम दूधिया हो जाएगा। तो दूधिया क्यों हो रहा है, जब हम इसे बार बार क्या कर रहे हैं, इसे स्टिर कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स में। तो जब इसे स्टिर कर रहे हैं तो एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसमें जा रही है, और जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जब हम लाइम वाटर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को दूधिया यानी कि मिल्की बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए थे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो काफी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे एक डस्ट वाला एग्जांपल भी देखा था कि जो एयर है उसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड हैं, क्योंकि देखो डस्ट एयर को हम देख नहीं पाते, डस्ट को भी वैसे हम नहीं देख सकते। हाँ, कहीं एरिया में बहुत ज्यादा डस्ट होगी तो वहां पे थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे विंडो के बाहर से एक इस तरीके से एक ब्लैक कपड़ा या पेपर कुछ भी लगाते हैं, कोई शीट लगाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद उसमें डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड हमें दिखेंगे। तो ये जो डस्ट है ये एयर का कोई इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि डस्ट जो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि एयर से बिल्कुल ही अलग ये है ना, है तो डस्ट एयर में ही है। ठीक है, तो डस्ट जो है, डस्ट के पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ये कोई उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्लास 8th में आ गए हैं तो इतना पता होना चाहिए, क्लास 6th वाली बात यहाँ पर नहीं चलेगी। खैर क्लास 6 में भी हमने एयर के बारे में पढ़ा था, वहां पर पहले चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में एयर अराउंड अस, अब कुछ और नाम से चैप्टर भी है। ठीक है, तो वहां पर भी हमने एयर के बारे में ये पढ़ा हुआ है। तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एयर में जो है डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड है, इन डस्ट के पार्टिकल को हम पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, और ये जो पॉल्यूटेंट्स है, ये जो एयर है,
एयर की जो क्वालिटी है वो हमें किससे पता चलती है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। ठीक है, फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में बात की, तो मिक्सचर अलग अलग, जैसे गैस और गैस का मिक्सचर हो गया एयर, गैस और लिक्विड का मिक्सचर एरिएटेड वाटर हो सकता है, या ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं, तो बबल्स किसके होते हैं, उसके सरफे उसके जो बॉटम में बबल्स दिखते हैं, फिर सरफेस में भी दिखते हैं, तो बबल्स किस चीज के होते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैस और लिक्विड का भी मिक्सचर होता है। सॉलिड और गैस का मिक्सचर भी, जैसे कार्बन पार्टिकल्स एयर में है। लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लिक्विड, दो लिक्विड को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, हाँ बिल्कुल, जैसे अलॉय है, या कोई भी सॉलिड हम ले लें। यहाँ पे पूछा नहीं गया कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, मिक्सचर यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए। फिर हमने बात की, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर तो कंप्लीट हो गया था। फिर हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की। फिर हमने कहा कि जैसे यहाँ पर कुछ सब्सटेंस हैं, जैसे कि ये कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है जिनको हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे प्योर मिल्क है, प्योर घी है, प्योर टर्मरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर लिखा हुआ है, प्योर से यहाँ पर क्या मतलब है ना, प्योर का मतलब क्या है, जैसे आपने घर में भी अक्सर सुना होगा, कहा जाता है हाँ एकदम ये तो प्योर है। प्योर से मतलब क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अडल्ट्रेशन ना हुआ हो, कोई मिलावट ना हुई हो, उसे प्योर कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। जो नॉर्मल, जब हम यूज करते हैं किसी भी चीज को, तो नॉर्मल यूजेज में हम उस चीज को प्योर कहते हैं जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क को हम प्योर कह रहे हैं क्योंकि मिल्क में कोई मिलावट नहीं है, जिस मिल्क में मिलावट नहीं है उसको प्योर कह रहे हैं। जिसमें थोड़ा बहुत भी मिलावट है, कुछ भी चीज है, कोई केमिकल डाला गया है या कुछ और चीज डाली गई है, तो उसे हम इम्प्योर कहेंगे, है ना। या अगर हमने प्योर बटर से घी बनाया है तो उसको हम प्योर घी कहेंगे। अगर हमने घी में डालडा मिला दिया है ना, ऐसी कोई भी चीज मिला दी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे इम्प्योर कहते हैं। ये हो गई बात नॉर्मल यूजेज की। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल यूजेज तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन पता होना चाहिए कि नॉर्मल यूजेज में इन्हें प्योर कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली जिसे आप प्योर समझते हैं वो क्या एक्चुअल में प्योर है, एक्चुअल में वो प्योर नहीं होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो सब भी क्या है, वो सब भी मिक्सचर ही होते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरी चीज ये हमने कही कि जिन चीजों को हम प्योर कहते हैं, तो अगर हम, यानी कि नॉर्मल यूजेज में जिनको हम प्योर कहते हैं, अगर उन्हें इम्प्योर बनाना हो तो उसमें क्या किया जाता है, अडल्ट्रेशन की जाती है, यानी कि मिलावट की जाती है। कोई भी सब्सटेंस हम मिला देंगे, अब वो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, हम उसको अडल्ट्रेट करते हैं। लेकिन अडल्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। और हम ऐसे अडल्ट्रेशन या किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज मिलावट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो जब मिलावट की जाती है किसी भी चीज में, जो भी आइटम हमारा अडल्ट्रेटेड बन जाता है, तो वो आइटम बहुत ज्यादा हजार्डियस हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत नुकसानदायक भी होता है, और ये करना गैर कानूनी भी है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर हम मिलावट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गैर कानूनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया था। फिर हमने बात की, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या है जिन्हें हम प्योर भी समझ रहे हैं, वो भी कैसी है, इम्प्योर ही होती हैं। क्योंकि रियल में अगर हम साइंस में देखें, इन टर्म्स ऑफ साइंस अगर हम बात करें, तो प्योर सब्सटेंस क्या है, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिल करके बनते हैं, उन्हें प्योर कहा जाता है। जैसे कि, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम आयरन की बात करें, अगर आयरन केवल आयरन के ही पार्टिकल से मिल करके बना है तो वो प्योर है। जैसे अलॉय है, तो अलॉय क्या है, अलॉय इम्प्योर है। अलॉय क्या बना हुआ है, दो चीजों से बना हुआ है ना, मेटल मेटल से या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से बना है, तो अलॉय क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं ब्रास या ब्रॉन्ज, है ना, पीतल या कांसा, तो कांस्य या पीतल जो है वो कैसे हैं, इम्प्योर है। जबकि अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, प्योर है। या गोल्ड की बात करें तो वो प्योर है। हाँ, गोल्ड में अगर हम कुछ चीज मिला देते हैं तब वो प्योर नहीं है, लेकिन जब वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बना है तब हम उसे क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये बात हो गई प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की। नेक्स्ट हमने बात की कि जो प्योर सब्सटेंस है ये भी दो तरह के हैं, है ना, एलिमेंट और कंपाउंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम एलिमेंट की बात कर रहे थे। फिर हमने एलिमेंट देख लिया था, एलिमेंट भी जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बनते हैं वो हो गए एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हमने देख ली थी, जहाँ पर H2O
से हमने इन दो एलिमेंट को अलग किया था, H2 और O2 को। तो क्या देखा था हमने कि जो H2 है, हाइड्रोजन गैस है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है, और जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कंबशन के प्रोसेस में। चलो, फिर एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट है ये किसी भी मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हम कह सकते हैं। और ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर के बनती है। क्या होती है? आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर के बनती है। और ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनती है। अब ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एटम कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ कुछ एटम जो है वो तो स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। तो उनके पास क्या होती है? वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। तो उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए किसी और दूसरे एटम के साथ क्या करना पड़ता है? बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना करके हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल को अब आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, जो एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। चलिए, द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, टू और मोर सच एटम कंबाइन एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2। ये क्या है? दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए वो किसी दूसरे एटम से, दूसरे यानी कि किसी और एलिमेंट के एटम से नहीं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ठीक है। आपस में कंबाइन करते हैं और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूल एटम से ही बना है। जब दो एटम मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब एलिमेंट और मॉलिक्यूल, आपको अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बता दोगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एलिमेंट को जो है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट तीन तरह के हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो जैसे हम जानते ही हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे ही क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और अगर हम मेटेलॉइड्स की बात करें तो सिलिकॉन, बोरॉन, ये क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है। मेटल्स जो मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन मेटेलॉइड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल उनके इंटरमीडिएट, उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें कहा जाता है मेटेलॉइड। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मर्क्यूरी यानी कि Hg, मर्क्यूरी यानी कि Hg एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा ज्यादातर जो है एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी को छोड़ के। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, केवल एक, वो है ब्रोमीन। इतना ध्यान रखना है। ठीक है। और जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। लेकिन सीजियम, गैलियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर, या उन्हें अगर हम अपनी हथेली पे रख दें तो टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ने पर, हथेली पे रखेंगे तो वो क्या होगा? हीट कंडक्शन होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा? हथेली पर रखते ही वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे, इतने ज्यादा वो, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना लो होता है। जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। चलिए, तो जनरली हाई होता है, लेकिन सीजियम, गैलियम सॉलिड एलिमेंट तो है, लेकिन ये लिक्विड हो जाते हैं जैसे टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री भी पहुंचता है। ठीक है। और ये कैसे हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में टर्न हो जाते हैं, जो भी है। तो एग्जांपल हमने मेटल, नॉन मेटल के यहाँ पर देख लिए थे अलग अलग।
कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, more than 45 different elements like aluminium, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery and other components. तो एक अच्छा फैक्ट ये है आपके लिए कि अदर इतने सारे एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फोन, इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, उसकी बैटरी, उसके अदर कंपोनेंट्स में इतने सारे एलिमेंट्स जो है यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। अब कंपाउंड क्या है? वाई कैन नॉट बी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है, वाटर बनता कैसा है? H2 प्लस O2 गिव H2, तो 2H2 प्लस 2O2 ऐसा नहीं लिखेंगे, सिंपल सा H2 प्लस O2, जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं वाटर, जो हमने ऊपर भी रिएक्शन लिखी थी। तो जैसे ये वाटर बनाते हैं मिलकर के, तो वाटर क्या है? H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को ऐसा नहीं कि हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी फिजिकल मीन्स से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? सोचिए एक बार। चलिए, तो क्या आपने ऐसा सोचा है? चलिए, इन वाटर द पार्टिकल्स in water the particle of hydrogen and oxygen are so tightly attached to each other that it is generally impossible to separate them apart using physical method। तो वो इस तरीके से अटैच होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कि इन्हें किसी फिजिकल मीन्स से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड। इसीलिए वाटर क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड क्या सिर्फ इसीलिए कंपाउंड है कि इन्हें किसी फिजिकल मीन्स से हम सेपरेट नहीं कर सकते? इसके बारे में आगे बात करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू, ताकि कोई हमें क्या मिल जाए? कोई ऐसा सब्सटेंस जो बिल्कुल नया हो, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो, नई हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? बिल्कुल नहीं हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही अलग होगी। जैसे हम बोल भी रहे थे कि H2 प्लस O2 अगर हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है H2O। ठीक है, क्या मिलता है हमें? H2O मिलता है। तो हाइड्रोजन की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जब वाटर बन रहा है, पहली बात तो ये कि ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही क्या करेंगे? फिक्स्ड रेशियो में ही मिलेंगे। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो इनका हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रेशियो ही रहेगा। दूसरी चीज, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन, इनकी तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं कि ऑक्सीजन कंबशन में सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है कि पॉप साउंड से जलता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है अलग अलग। लेकिन जब ये मिल करके वाटर बना देते हैं तो इस वाटर की बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब दो कंपाउंड या सॉरी जब दो एटम्स कहें या मॉलिक्यूल कहें इस तरीके से कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट कहें या मॉलिक्यूल हम कहें, इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि वो बिल्कुल एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट, और इन्हें जो है हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमने 8.3 एक्टिविटी में देखा कि वाटर जो है वो दो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो केमिकली कंबाइन होते हैं कैसे? एक फिक्स्ड रेशियो में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ध्यान रखना है आपको वो है फिक्स्ड रेशियो। कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स्ड रेशियो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, और इनका नंबर कितना है रेशियो का? 2:1। ठीक है, कितना है? 2:1। तो 2 बिल्कुल देखो, 2 ये है और 1 ये है, तो 2:1 इनका क्या है? रेशियो है। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो है जिसमें ये
मिल करके कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब आप कंपाउंड समझ गए, कंपाउंड यानी कि कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या है, किससे मिलकर के बना है, जब दो एलिमेंट या मॉलिक्यूल फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तब हम इसको कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रही है। दूसरी चीज, हम इसे किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या चाहिए, केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक्टिविटी 8.3 देखी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो रही थी, तो वहां पर हमने वाटर से H2 और O2 को अलग कर लिया था। तो इनका जो रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो में हमेशा कंबाइन करते हैं, तो वाटर बनाने के लिए फिक्स्ड रेशियो क्या है, 2:1। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। और ये था बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, जो कि है कंपाउंड। अच्छा, जिन टर्म्स को सर्कल किया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है, अब आप मिक्सचर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड चारों में डिफरेंस बता सकते हैं, है ना। मिक्सचर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, फिर एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये अब आप अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर बात हो गई है कंपाउंड की, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।